नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। वीर बाल दिवस पर आज पूरे देश वीर साहबजादों की पराक्रम को नमन कर रहा है। दिल्ली में हुए कार्यक्रमों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में तमाम राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कही, बड़ी बात, दिखाएंगे खबर विस्तार से। चर्चा करेंगे बांग्लादेश में लगातार हिंसक हालात की, जहां हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खतरे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बताएंगे जयपुर के चौमू की तनावपूर्ण हालात को कैसे किया जा रहा है काबू में। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की बताई जरूरत। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या के बाद गुस्से में देश, तनाव। राज्यों में अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने साधुओं के साथ कोलकाता स्थित बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन में सौंपा ज्ञापन। तो वहीं ढाका में नेशनल हिंदू महाजोत ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर किया प्रदर्शन। वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति ने बहादुर बच्चों को दिए सम्मान। पीएम मोदी ने वीर साहबजादों को किया नमन। बताया मजहबी कट्टरता के खिलाफ साहस का प्रतीक। कहा देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का लिया संकल्प। पीएम ने कहा सरकार जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए है प्रतिबद्ध। आने वाले समय में और अधिक उत्साह और दृढ़ता के साथ जारी रहेगा सुधार अभियान। राजस्थान के जयपुर जिले के चौमू कस्बे में एक मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात शांत। कई गिरफ्तार। अफवाहों को रोकने के लिए शनिवार सुबह 7 बजे तक के लिए इंटरनेट निलंबित। आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया। दिल्ली में हुए एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और चारों साहिबजादों को वीरता को नमन किया। पीएम मोदी ने माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और चारों साहिबजादों की वीरता को देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि इनके आदर्श आज भी हर भारतीयों को ताकत और प्रेरणा देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वीर साहिबजादे क्रूर मुगल शासकों के सामने ऐसे मजबूती से खड़े हुए कि मजहबी कट्टरपंथ का वजूद हिल गया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 20 बच्चे भी शामिल हुए। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत से साहिबजादों की प्रेरणाओं की कहानी नई पीढ़ी तक पहुंची। इस मौके पर उन्होंने साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की वीरता की कहानी का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी और उसमें एक ओर दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे तो वहीं दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसीलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब भारतीयों के बलिदान और शौर्य की स्मृतियां दबेंगी नहीं। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी।
लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी पर भारत को विकसित भारत के लक्ष्य पर ले जाने का भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने देश के युवाओं से बड़े सपने देखने का आह्वान किया और कहा कि वे अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। पहले युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से मुलाकात की। वीर बाल दिवस का मंच हर वर्ष उन बच्चों का सम्मान करता है जो अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं। इस वर्ष भी 18 राज्यों से 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता को याद करते हुए देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया। विभिन्न राज्यों में हुए कार्यक्रमों में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए, तो आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने वीर साहिबजादों की प्रेरणा को नमन किया तो देश की युवा पीढ़ी को उनके सिद्धांतों से सीखने की बात भी कही गई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अल्पायु में ही धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए देश भर में शुक्रवार को वीर बाल दिवस मनाया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर कीर्तन समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित प्रदर्शनी का भी दौरा किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश भर के सिखों की आवाज को सुना और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इससे पहले सीएम मोहन यादव भोपाल स्थित गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने मत्था टेका। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सनातन धर्म की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले चारों साहिबजादों को नमन किया। हमारे आने वाली पीढ़ियां भूले नहीं, इस बलिदान को भूले नहीं, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाने का फैसला हुआ। राजस्थान में वीर बाल दिवस पर कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में वीर साहिबजादों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नैनीताल स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका। सीएम धामी ने कहा कि ये अवसर साहिबजादों के अद्वितीय त्याग और अदम्य साहस को आत्मसात करने का है। वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम
बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका और गुरु साहिब के चरणों में अरदास की। उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी गुरुद्वारे में मत्था टेका। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में साहिबजादों को नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पहले 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन की वजह से बाल दिवस कह दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद जिन्होंने साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। पहले की सरकारों ने सब कुछ अपने नाम से जोड़ा, पर आभारी हूं नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने सही में सम्मान करते हुए हमारे साहबजादों की शहादत को सम्मान दिया और उसे वीर बाल दिवस से जोड़ा। गौरतलब है कि वीर बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उनका ये बलिदान युगों युगों तक देश और समाज को कर्तव्य, साहस और त्याग के पथ पर अग्रसर करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे बांग्लादेश की। आखिर क्यों है बांग्लादेश में किस प्रकार की स्थिति है, उसको चलते देश भर में है गुस्से का माहौल। पूरी खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cash. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भूख लगी है क्या? अरे ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर।
और ब्रेक के बाद आपको बताते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो बड़ी खबर वो ये कि सीएए प्रमाण पत्रों को एसआईआर सुनवाइयों में वैध दस्तावेज माना जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएए प्रमाण पत्रों को एसआईआर सुनवाइयों में वैध दस्तावेज माना जाएगा और कल से पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर शुरू हो रही है सुनवाई, क्योंकि ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद में जिन लोगों को अपनी दिक्कतें हैं वो अपनी सुनवाई में जा सकते हैं और मतुआ समुदाय के लिए बड़ी राहत की खबर के तौर पर इसको माना जा रहा है। मतुआ समुदाय के लिहाज से अगर बात की जाए तो ममता ने मतुआ समुदाय में बड़ा स्तर पर भ्रम फैलाया था। ममता बनर्जी ने उन्होंने कहा था सीएए में आवेदन करने से नागरिकता खतरे में पड़ने का संभावना है। ये एक प्रकार से भ्रम फैलाया गया था और ये अपने आप में बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त सीएए के जो दस्तावेज हैं उसको वैध माना जाएगा एसआईआर की सुनवाई में। इस बड़ी खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। प्रसन्नजीत, बड़ा राहत भी कही जा सकती है एक तरफ तो मतुआ समुदाय के लिए और दूसरी राहत इस लिहाज से भी जो बड़ी सियासत हुई है इस पूरे मामले को लेकर, सीए को लेकर मतुआ समुदाय को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो गई कम से कम। प्रसन्नजीत जी, बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से 2024 की लोकसभा चुनाव के पहले जब सीए आखिर तक लागू हो गया था, उस वक्त से अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से मतुआ और सीएए ये सब के बारे में जिस तरह से झूठ फैलाने की काम किया गया था, जिस तरह से ये बोलने की कोशिश किया गया था कि सीएए नागरिकता छीन लेने की एक कानून है, ये अब इस तरह से ये साबित हो गया कि ये झूठ है। और अब जब सीईओ मनोज अग्रवाल ने ये घोषणा कर दिया है कि कल से जो सुनवाई का शुरुआत है उससे एक पुख्ता सबूत के हिसाब से सीएए सर्टिफिकेट को माना जाएगा एसआईआर की सुनवाई में, तब से पहली बात तो है कि जो गलत सियासत पिछले 2 साल से 1.5 साल से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया है या पूरे इंडी गठबंधन की तरफ से पूरे देश में किया गया है, उसकी ऊपर एक मैं कहूंगा कि एक पूरी तरह से चपेटाघात है। और दूसरी बात है कि जो मतुआ समुदाय है जो 1947 से लेकर 1971 या कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश से भारत आने के लिए मजबूर हो गए थे, पीड़ित होकर आने के लिए मजबूर हो गए थे और वो एक राहत की सांस लेने की कोशिश कर रहे थे सीएए कानून होने के बाद, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और ममता की इस तरह की बिल्कुल एक लंबी सियासत देखने को मिली है। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि अगर नागरिकता को लेकर जो भ्रम फैलाया गया टीएमसी के द्वारा ऐसा नहीं है तो अपने आप में स्थिति स्पष्ट और सीए का जो प्रमाण पत्र है वो एसआईआर की सुनवाइयों में कल से वैध माने जाएंगे पश्चिम बंगाल में। तो ये बड़ी खबर एक बड़ी राहत के तौर पर सीधे तौर पे कहा जा सकता है मतुआ समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए। से बढ़ते अगली खबर की ओर जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बीते साल अगस्त से ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात अस्थिर बने हुए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में तो ढाका सहित अन्य शहरों में हिंसा का शिकार हिंदू सहित तमाम अल्पसंख्यक हो रहे हैं, जिसके खिलाफ न सिर्फ बांग्लादेश में गुस्सा है बल्कि भारत के तमाम अलग अलग शहरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदुओं पर हमले को लेकर आज भी भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुए तो भारत सरकार ने फिर से कहा है, स्पष्ट किया है कि हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है और उनको ये करना चाहिए। भारत ने आगामी चुनाव से पहले भी शांति स्थापित करने, बांग्लादेश के चुनाव से पहले शांति स्थापित करने और समावेशी तरीके से चुनाव कराने की बात को फिर से दोहराया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ली एक और हिंदू की जान, गुस्से में पूरा हिंदुस्तान। बांग्लादेश में जारी है बवाल, देश में है भारी उबाल। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपूदास की हत्या की आंच अभी कम नहीं हुई थी। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया गया है। राजवाड़ी जिले के पांगशा उप जिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और हमलों के विरोध में देश में गुस्सा और भड़क गया है तो बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के तमाम शहरों में ऐसी घटनाओं के खिलाफ आज भी जोरदार प्रदर्शन हुआ।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ नारे लगाते और भगवा झंडे थामे सैकड़ों प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल ही नहीं देश के तमाम हिस्सों में सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक हो या यूपी, ओडिशा हो या कोलकाता, हर जगह लोगों का गुस्सा देखने को मिला। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुतले भी फूके और न्याय की मांग की। सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि तुरंत बांग्लादेश के अंदर दखलंदाजी करे और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को तुरंत वहां पर रोक लगाई जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साधुओं के साथ कोलकाता स्थित बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया। साधु संतों के गले में दीपूदास की तस्वीर थी और वे जयघोष कर रहे थे। उन्होंने डिप्टी हाई कमीशन के कार्यालय के सामने शंख और डमरू बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला यूनुस जा कर रहा है, यहाँ ममता खाला एक ही काम कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नेशनल हिंदू महाजोत ने हिंदुओं की हत्या के विरोध में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है। इसके विरोध में हम रैली कर रहे हैं और ह्यूमन चेन बना रहे हैं। हम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या के अलावा आगजनी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसी कड़ी में चट्टोग्राम में भी पिछले 5 दिनों में कम से कम 6 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। मंगलवार सुबह राउजान नगर पालिका के सुल्तानपुर वार्ड 5 में एक घर में आग लगा दी गई। भारत ने घटना की निंदा करते हुए ऐसे हमलों पर चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। भारत का कहना है कि स्वतंत्र सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से अधिक हिंसा, लूट, आगजनी के मामले हुए हैं, जो कि गंभीर हालात को दिखाते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का कहना है कि वो बांग्लादेश के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध चाहता है। भारत बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के हक में है। वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ स्वतंत्र चुनाव हो, वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो और वहाँ एक समावेशी चुनाव हो। तो यही हमारा पक्ष है जहाँ तक बांग्लादेश में चुनाव के मामले की बात है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जमकर हमला बोला और उस पर गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार करने का आरोप लगाया। अवामी लीग प्रमुख हसीना ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हासिल करने वाली यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। हसीना ने क्रिसमस के मौके पर दिए संदेश में यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के अपने अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर नरसंहार को लेकर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है और न्याय की मांग कर रहा है। दिल्ली से अखिलेश सुमन, ढाका से नवल परमार और कोलकाता से सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बात करते हैं बांग्लादेश के सूरत हाल की और हाल फिलहाल की कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हैं। वैसे तो बात की जाए अगस्त पिछले साल से ही हालात बड़े खराब चल रहे हैं, लेकिन अभी दिसंबर की बात की जाए तो 12 दिसंबर 2025 को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या होती है। उसके बाद से हालात तेजी से बिगड़ते हैं और ये हाल फिलहाल की उस बड़ी घटना के एक तरीके से ट्रिगर पॉइंट के तौर पर थे। हादी की मौत के बाद ढाका में हिंसा भड़क गई। 18 दिसंबर को इस पे ज्यादा एक तरीके से हिंसक बवाल देखने को मिला है और उसके बाद से इस हिंसा का जो भुक्तभोगी है वो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक खासतौर से हिंदू है। मेमनसिंह में दीपूचंद दास की लिंचिंग की गई और उसके शव को जला दिया गया, बर्बरता की गई और अपने आप में इस घटना की वजह से पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में, हिंदुओं में और भारत में भी एक तरीके से आक्रोश है। 18 से 20 दिसंबर के बीच में बांग्लादेश में दंगे जैसे हालात होते हैं। अखबारों के ऑफिसेस को निशाना बनाया जाता है, भारतीय मिशनों को भी वहां पे निशाना बनाने की कोशिश होती है। ऐसी घटनाएं होती है तो लगातार वहां पे अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। लेकिन बीते कुछ दिनों में इसमें एक तरीके से उछाल देखने को मिला है। 19 दिसंबर की बात की जाए तो खुलना में भीड़ ने हिंदू व्यक्ति गोविंद विश्वास पर हमला किया। एक प्रकार से ये ऐसे
घटनाक्रम है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं और भारत में भी मौजूद हिंदुओं का एक तरीके से आक्रोश पैदा कर रहे हैं। 22 दिसंबर को बांग्लादेश ने दिल्ली में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित की और इस प्रकार से डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसके चलते बांग्लादेश की सरकार ने ऐसा कदम उठाया। 22 दिसंबर को ही खुलना में एक और हिंदू मोतालेब सिकदार की हत्या हुई है। तो ये अपने आप में और ज्यादा दिखाता है कि कैसे बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय वो एक प्रकार से खतरे में है, उसके साथ किस प्रकार की घटनाएं और बर्बरता हो रही हैं। 22 दिसंबर को ही भारत के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा केंद्र पर तोड़फोड़ की घटना की खबर सामने आई और ये अपने आप में लगातार चिंता करते माहौल की ओर इशारा करता है। 23 दिसंबर को बांग्लादेश ने भारत के उच्चायुक्त को तलब किया। ये बढ़ते दोनों देशों के बीच के टेंशन को भी कहीं दिखाता है। 24 दिसंबर को एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या बांग्लादेश में कर दी गई। इसके बाद ये उबाल और ज्यादा देश में बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। बीएनपी नेता तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं, वो 17 साल के निर्वासन के बाद अब बांग्लादेश पहुंचे हैं। तो उसके बाद से वहां पे हालात बदलने को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं और ये अपने आप में वो लंदन से उन्होंने वापसी की है 17 साल के बाद और उसके बाद घटनाक्रम के तेजी से बदलने की बात भी सामने एक प्रकार से आ रही है। तो ये लगातार बदलते घटनाक्रम है, लेकिन भारत सरकार और भारत के लोगों को चिंता है कि क्यों ना वहां पे एक तरीके से शांति स्थापित हो, समावेशी चुनाव हो और अल्पसंख्यकों हिंदुओं को साफ तौर पर सीधे तौर पर एक तरीके से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बांग्लादेश के हालात पर हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे बांग्लादेश के हालात का, किस प्रकार से वहां की स्थिति तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। खासतौर से अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर वहां पे चिंताएं लगातार बढ़ रही है। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, बांग्लादेश का बिगड़ा ताना बाना, हिंदुओं पर निशाना। ये अपने आप में एक तरीके से चिंता पैदा करता है और इस खबर पर बात करने के लिए
दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल जी पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से ताल्लुक़ रखते हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सिंघल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि हमारे पड़ोस में इस प्रकार के हालात हमारे लिए चिंता तो पैदा करते हैं, लेकिन खास तौर से हिंदुओं अल्पसंख्यकों पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, उनके साथ बर्बरताएं की जा रही हैं, किस तरीके से इस स्थिति से आगे बढ़ा जाए, इसको शांति की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, कैसे बात आगे बनेगी? जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है पिछले एक साल में इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ी हैं, और जैसा कि अभी विदेश मंत्रालय में भी जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि 2-3 हजार के करीब जो है इस तरह की घटना जिसके बारे में जानकारी है। और ये जो नया घटनाक्रम शुरू हुआ है, जैसा कि आपकी अपनी रिपोर्ट में भी आपने बताया, ये जो है जो इनके स्टूडेंट लीडर थे वहां पे शरीफ उस्मान हादी, उनकी हत्या के बाद में ये शुरू हुआ घटनाक्रम। और जिस तरह से उसको हिंदू विरोधी, भारत विरोधी उसको जामा पहनाया गया, वो वहां की जो आतंकवादी ताकतें हैं, खासकर जमाते इस्लामी जो उनको लीड कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उन्होंने ये इसको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जो माहौल है वो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी माहौल बनाया जाए, ताकि जो 12 तारीख को जो इलेक्शन, 12 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें उनको कुछ फायदा हो सके। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने अभी जैसा आपने रिपोर्ट में बताया कि हमने उनके साथ बराबर बातचीत चल रही है और उनको बताया है कि जो उनकी जिम्मेवारी है, जो अंतरिम सरकार है, जो खुद लेजिटिमेसी के लिए बड़ा उनके खुद के बड़े सवाल हैं उनके ऊपर कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है, और वो जो है क्योंकि ये जो जमात इस्लामी की तरह के जो पार्टीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी स्थिरता के लिए, तो वो तो जो है जो एक्शन उनको लेना चाहिए पुलिस को या उनके अधिकारियों को, वो उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो वही लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो भारत सरकार, जहां तक बात है, भारत सरकार ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया है। उनको अभी जैसा कि आपने हमारे जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उनकी भी बात को आपने रखा कि उन्होंने साफ कहा है कि जो इलेक्शन वहां होने वाले हैं वो फेयर हो, इंक्लूसिव हो, और जो अल्पसंख्यक लोग वहां पे हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी वहां की सरकार की है और उनको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता भी है कि हमारे पड़ोस में इस प्रकार के हालात की वजह से। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जहां पे आज बांग्लादेश खड़ा हुआ है, ये रास्ता जाता कहां है? किस तरीके से शांति स्थापित होगी, जमहूरियत का एक तरीके से लोकतंत्र स्थापना हो पाएगी? क्योंकि जो बात अभी सिंघल साहब ने कही और जो विदेश मंत्रालय की, भारत का एक ऑफिशियल लाइन साहब, समावेशी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो तब तो होगा, लेजिटिमेट तरीके से सरकार आएगी। अगर इस प्रकार की स्थितियां रही, अराजकता रही, तो फिर आगे रास्ता जाता कहां है? ये विषय है। और बांग्लादेश का जो एक बेसिक फैब्रिक था, जो 1971 में उन्होंने बंगाली राष्ट्रवाद की जो बात कही थी और इंक्लूसिविटी की बात करी थी, वो मुझे लगता है कि वो एक धुंधली होती चली जा रही है। और आज के दिन रेस जो लग गई है, वो लग गई है कि इस्लाम के सबसे बड़े कस्टोडियन कौन है, और उसमें मोहम्मद यूनुस जैसे आदमी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया, वो भी उस दौड़ में लग गए हैं कि हम इस्लाम और जो जिस तरीके से एक तरीके से मोहरा बन के जमात इस्लाम का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो पूरा का पूरा समाज को पोलराइज कर रहे हैं मेजोरिटेरियन डिस्कोर्स के बेस पे, और उसमें जो ये रेडिकल्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, जो बेसिकली कोलैबोरेटर्स थे, और वो पाकिस्तान और बंगाली जो अस्मिता है, जो बांग्लादेश और जो बंगाली अस्मिता है उसके खिलाफ थे 1971 में। और उनमें जो सबसे उनको सॉफ्ट टारगेट लगता है इस पोलराइजेशन में, वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज लगती है। उनका इतिहास रहा है कि पाकिस्तान के डेज में भी आप देखिए कि 1952 में जब बांग्ला भाषा का आंदोलन हुआ तो सबसे पहले टारगेट हिंदू कम्युनिटी थे। उसके बाद उन्होंने कैप्टाई डैम बनाया जो चित्तौड़गंज हिल ट्रैक में, उसमें चकमा जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको परसिक्यूट किया। 1971 में जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया, मारे गए, वो हिंदू कम्युनिटी थी। और लगातार ये जो प्रोसिक्यूशन है हिंदू कम्युनिटीज़ का होता जा रहा है। जो आप मोतवा कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर लोग बांग्लादेश में थे, इनको वहाँ से फोर्सफुली माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया, जिनको आज भारत ने नागरिकता दी है। तो जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो आ गए हैं, तो ये परसिक्यूशन और इनके मॉरल बढ़ते जा रहे हैं। ये बेसिकली इस
डिस्कोर्स के आधार पे एक भय क्रिएट कर रहे हैं वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, उनको फोर्सफुली वहाँ से देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। और यहीं तक ही नहीं, वहाँ का जो मॉडरेट मुस्लिम है, जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है और बंगाली जो अस्मिता की को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी मजबूर किया जा रहा है, उनको भी फोर्सफुली वहां से परसिक्यूट करके बाहर भेजा जा रहा है। तो एक चिंता का विषय है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के ये खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जो उनकी भाषा बदली हुई थी, मुझे लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक्स है, नैरेटिव्स हैं वो, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2001 से 2006 के बीच में, वो तो पूरा का पूरा जमात इस्लाम की राह पे चलने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने आप में कहीं बहुत पीछे की बात नहीं है, कुछ वर्षों पहले का एक तरीके से पूरा इतिहास देखने को मिला है। एम्बेसडर सिंघल, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है किस तरीके से बात अब आगे बढ़ेगी। चिंताएं हैं, लेकिन समाधान होगा कैसे? हमारी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए कि हमारे पड़ोस का मामला है, तमाम हिंदू अल्पसंख्यकों पे वहां पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब समाधान के लिए जब अंदर से ही अगर आवाज उठती है, बांग्लादेश से ही, उसको भी दबाने की कोशिश होती है, समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, समाधान तो इस तरीके से निकलेगा कि जो वहां की जो सरकार है या जो नई सरकार वहां पे आएगी, सबसे पहले तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो समस्या खड़ी हुई है ये पॉलिटिकल समस्या नहीं है, ये कम्युनल और एक्सट्रीमिस्ट की समस्या है। तो जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे वहां की सरकार या वहां के जो अभी जो नुमाइंदे हैं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से इनके जो ये रहमान साहब ने बात की है अभी 2 दिन से, तो उससे थोड़ी उम्मीद जग रही है कि शायद उनको महसूस हो रहा है कि लिबरल फोर्सेस को लीड उनको करना पड़ेगा, जो उन्होंने पहले किया था 2006 में, 1 से 6 में जब जमात के साथ में बीएनपी की पार्टनरशिप थी, तो उस वक्त जमात जो है जूनियर पार्टनर था और ये बीएनपी उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। अब क्या है कि जमात जो बीएनपी की पोजीशन थी उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए उनको आपस में टकराव हो गया है। और दूसरी तरफ अवामी लीग पर वहां बैन लगा दिया गया है, तो जो लिबरल फोर्सेस हैं उनको कोई वॉइस नहीं है। तो बीएनपी को ये बहुत अच्छा मौका है कि जो लिबरल फोर्स है उनको वो लीड करें, ताकि जमात जो स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है उसको वो स्पेस ना दे। और पिछले 2-3 दिन में जिस तरह की उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उससे जो लग रहा है कि उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है और ये रहमान साहब जो है वो कोशिश करेंगे कि मॉडरेट पोजीशन पर रहें और हिंदू, सिख और जो हिंदू, ईसाई और जो बुद्धिस्ट हैं उन कम्युनिटी को अपने साथ में रखना चाहेंगे मेरे विचार से, ताकि जमात को वो जो कोशिश है उनकी उसमें वो कामयाबी ना मिले। बिल्कुल। संजय भारद्वाज जी, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो एम्बेसडर सिंघल साहब ने कही है कि अगर एक स्पेस जो कहीं वैक्यूम की वजह से नजर आ रहा है, अगर कट्टरपंथी धड़े उसको हासिल कर लेंगे बांग्लादेश में, तो ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, उस प्रकार की जो तंजीमें हैं, उनका स्पेस लगातार कम होगा। क्या तारिक रहमान के बाद, उनके इस कल के बयान के बाद से क्या उस दिशा में कुछ बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ती है? शांति स्थापना को लेकर उनके द्वारा तमाम कही गई बातें या सबका बांग्लादेश के द्वारा कहने की जो बात है, क्या एक रास्ता दिखाई पड़ता है, एक उम्मीद बनती है इससे? देखिए, ये बात ठीक है कि 1971 की जो लड़ाई थी उसमें जियाउर रहमान की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ग्लोरीफाई भी करते थे। वो कहते थे कि जो आज़ादी की जो घोषणा की थी वो जियाउर रहमान की, और ये कंटेस्टेशन अवामी लीग के साथ था। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर इस बात को मानते हैं और 1971 की स्पिरिट को अगर जिंदा रखते हैं, तो एक उम्मीद बनती है कि बांग्लादेश में जो एक प्रोग्रेसिव सेकुलर वॉइस है उसको एक आवाज़ मिलेगी। क्योंकि लेकिन उसमें मैं एक बात, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि जब तक वहाँ पे इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं होगा, समावेशी पार्टिसिपेटरी इलेक्शन नहीं होगा, और अवामी लीग जो है जिसका पैन बांग्लादेश प्रेजेंस एक बहुत बड़ा काडर है, उसको चुनाव में शामिल नहीं किया जाएगा, तो वो उस चुनाव की क्रेडिबिलिटी पे एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा और वहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व नहीं आएगा। क्योंकि ये चुनाव में मैं बात मान के चली कि फरवरी में चुनाव होते हैं तो 30 से 35% लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो अवामी लीग के काडर है। तो इस पे मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी और डिप्लोमेटिक तरीके से भारत और बाकी देशों को ये एक व्यवस्था करनी चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
चाहिए ताकि वहां पे पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव चुनाव हो और डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी सरकार चुनी गई। अगर बीएनपी इतनी पॉपुलर है और तारिक रहमान इतने पॉपुलर है तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कम से कम जो कट्टरपंथी दल हैं जिसमें इस्लामिक ओक्यो जोत है, जो एक इस्लामिक ओक्यो मंच भी बन रहा है और जिसमें इनके डिफरेंट प्रॉक्सीज हैं, जमात इस्लाम के डिफरेंट चेहरे हैं, वो सब उनको मार्जिनलाइज करने का एक मौका मिला। क्योंकि जमात इस्लाम का कभी भी वोट बैंक 10 से 12% से ज़्यादा नहीं रहा। 1991 में 12% था, फिर 8% हो गया, 2001 में 4% हो गया और अभी तो बिल्कुल ही वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन उनको जो ऑक्सीजन कट्टरपंथी आईएसआई और पाकिस्तान और तुर्की ने जो एक ऑक्सीजन दिया है और मोहम्मद यूनुस उनका एक मोहरा बना है, उससे दोबारा से लोगों में इस्लाम की और कट्टरपंथ की राजनीति करने का बांग्लादेश में मौका मिला है। लेकिन तारिक रहमान के आने से एक उम्मीद बनी है कि अभी भी जो डेमोक्रेटिक वॉइस है, क्योंकि उन्होंने जो बांग्लादेश के लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया वो बंगाली राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के लिए सेक्रीफाइस किया था 1971 में। तो मुझे लगता है कि दोबारा से बंगाली जगेंगे और एक ऐसी सरकार को, एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार को चुनाव करेंगे जो न केवल बांग्लादेश के हित के लिए हो, पूरे दक्षिणी एशिया में एक समावेशी समाज की बात करे। और मुझे लगता है वही बांग्लादेश के हित में होगा, क्योंकि बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा था इकोनॉमिकली, एक ग्रेजुएट हो रहा था डेवलपिंग कंट्रीज की तरह। उस धारा को मुझे लगता है कि अगर एक लोकतांत्रिक सरकार होगी तो निश्चित रूप से बिल्कुल वो आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा और वो स्थिति अब उलट दिखाई पड़ती है। सुशील कुमार सिंघल जी, क्योंकि भारत की जो चिंताएं हैं, कैसे वहां पे शांति स्थिरता हो और एक सही तरीके से व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की चुनी हुई सरकार से आगे बढ़े, इस प्रकार की चिंताओं को कैसे वैश्विक समर्थन मिलेगा, उसका भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़े ताकि वहां जो अंदर खाने बांग्लादेश में चीजें चल रही हैं उसमें सुधार की गुंजाइश और जल्दी और तेजी से बनती हुई दिखाई पड़े। सिंघल जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारत, जहां तक भारत चाहता है कि भारत का जो नेबरहुड है वहां पीस रहे और शांति बनी रहे और वहां व्यवस्था रहे, क्योंकि अगर भारत का आसपास के देश आराम से रह रहे हैं तो भारत भी आराम से रहेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नेबरहुड में अगर हमारे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे ऊपर भी असर पड़ता ही है उसका। और भारत का उद्देश्य है, भारत जो इकोनॉमिक, उनका जो एजेंडा है हमारा 2047 का कि भाई डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसके लिए हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे को और तेजी से बढ़ानी है। उसके लिए तो हम इसमें ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहेगा भारत इस जो आजकल बांग्लादेश में हो रहा है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इसके बारे में इसकी आवाज उठाने की बात है, मेरे विचार से भारत सरकार जो है ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रही है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है, यूएस कांग्रेस से भी स्टेटमेंट आ रहा है और आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि और भी देश हैं जो उन्होंने इसके बारे में आवाज उठाई है। इवन तारिक जो है, अगर देखें उनका स्टेटमेंट जो कल दिया है, उन्होंने भी इंक्लूसिव इलेक्शन की बात की है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उनको उम्मीद है कि बीएनपी, क्योंकि आवामी लीग तो बहुत कमजोर पड़ चुकी है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से उसके लोगों को उसको पकड़ा गया है, करा गया है उनके साथ में, तो बीएनपी चाहेगी कि जैसा भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि लेजिटिमेसी, वो चाहेंगे कि अगर आवामी लीग पार्टिसिपेट करती है तो किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा कि बीएनपी गलत तरीके से चुनावी एक तरीके से वैधता होती दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया दोनों का। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे खबर दिखाएंगे राजस्थान जयपुर के पास चौमू में किसने रची हिंसा की साजिश और कैसे हैं इस वक्त के हालात। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हींगस मसाला। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई।
जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति। 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम। पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काईफ्लाई में। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। खबर राजस्थान से। जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर निर्माण को लेकर हुआ विवाद गहरा गया है। भीड़ द्वारा पुलिस पर हमला करने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। कल सुबह तक इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती हो गई है, तो अफवाहों पर रोक लगाने के लिए भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की तत्परता के बाद फिलहाल हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। राजस्थान में जयपुर के चौमू कस्बे में मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गुरुवार की देर रात धीरे धीरे उग्र विरोध में बदल गया। आरोप है कि सहमति से हो रहे काम के बीच उग्र हुई भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। भीड़ को तितर बितर करने और आगे हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्स और दंगा नियंत्रण वाहनों की तैनाती की गई। इसी के साथ एहतियातन प्रशासन ने चौमू क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर अफवाहों को रोकने के लिए शनिवार सुबह 7 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी। कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से आक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात। चौमू में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। आम लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी लोगों की शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो, जो भी विषय वस्तु हो, उसको बातचीत से सुलझाएं। इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। अब लगभग 50 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ करी है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। इतनी हिम्मत और हिमाकत ये स्थानीय लोगों की हो नहीं सकती। निश्चित रूप से कोई बाहरी व्यक्ति इनको उकसाने में लगा हुआ है, चाहे वो आपके मोबाइल, व्हाट्सएप या उत्तेजनात्मक भाषण के माध्यम से। सारी चीज़ों की सर्च होनी चाहिए।
धार्मिक स्थलों के ऊपर इनकी सर्च होनी चाहिए, कोई अवैध हथियार तो नहीं है, घरों के अंदर इनकी सर्च होनी चाहिए, वहाँ अवैध हथियार तो नहीं है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि सुधार जारी रखने का पीएम का जोर। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उनका सुधार अभियान आने वाले समय में और अधिक उत्साह और दृढ़ता के साथ जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न सुधार पहलों पर किए गए कई पोस्ट के संदर्भ में ये टिप्पणी की है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में इस दिशा में किए गए कार्यों के उदाहरण भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हमारी सुधार यात्रा और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रहेगी। #रिफॉर्म्स इन एक्शन और #गुड गवर्नेंस के साथ केंद्र सरकार ने अपने कई पोस्ट में कहा कि किसी भी सुधार की असली कसौटी यह होती है कि वह लोगों का बोझ कितना कम करता है। वर्ष 2025 में शासन व्यवस्था में एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिला, जहां सुधार जटिलता के बजाय परिणामों पर केंद्रित रहे। MyGov इंडिया पर किए गए पोस्ट में बताया गया है कि सरल कर कानूनों, तेजी से विवाद निपटान, आधुनिक श्रम संहिताओं और कुछ नियमों और कानूनों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर रखकर सिर्फ उनके अनुपालन पर जोर देने से नागरिकों और व्यवसायों दोनों के लिए प्रक्रियाएं आसान हुई हैं। भरोसे, पूर्वानुमेयता और दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया गया है, जिससे ये दिखता है कि अच्छी तरह तैयार की गई नीतियां किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी को सहज बना सकती है।
पोस्ट में कहा गया है कि करोड़ों भारतीयों के लिए कर राहत अब वास्तविकता बन गई है। सरकार ने यह भी बताया कि श्रमिकों को अब दर्जनों कानूनों से नहीं जूझना पड़ता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह वार्षिक सम्मेलन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण की भावना के अनुरूप आतंकवाद के खतरे के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई को और मजबूत करना है। इसमें सम्मेलन विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने तथा भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस और व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए। 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियां आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे देश की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट में फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।